जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आपने सुना होगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु, आज जो आप बात शुरू करा एसएससी जीडी भर्ती को लेकर। तो जीडी भर्ती को लेकर मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको हिंदी करवा दूंगा और वो मैंने करवा दी। फिर मैंने कहा कि गुरु, फिर कई कई साथी ये भी कहने लगे गुरुजी जीके भी करवाओ। जीके करवाना भी जरूरी है। तो देखो मेरे भाई, अब अपने जो जीके की क्लासेस हैं वो भी रेगुलर शुरू करते हैं। ठीक है, आपका जीडी का एग्जाम है, तब तक ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। ठीक है, रीजनिंग की क्लासेस प्रॉपर अच्छी तरह से चल रही हैं और हमें जो जो सुविधाएं लगी कि आपको देने वाली है वो देंगे। करंट अफेयर की क्लासेस चल रही है। अब कई ये भी कह रहे थे कि लोक नृत्य वगैरह जो हो गए, उनके वाद्य यंत्र वगैरह हो गए, वो जो है वो गुरुजी आप टॉपिक जो है अच्छी तरह से करवा दो। तो वो भी जरूर करवा दिए जाएंगे, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, आज जो हम बात करने वाले हैं वो क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के अंदर अभी ये जो 23 में एग्जाम हुआ था इसके अंदर पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनके बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे। देखिए मेरे भाई, इसके अंदर जो मैं आपको बात बताऊंगा वो बताऊंगा केवल और केवल संविधान की। एक बार मैं संविधान का पूरा जो है वो आकलन निकाल लेता हूं और उसके बाद जो सब भूगोल वगैरह है बाद में वो पढ़ेंगे। सबसे पहले अच्छी तरह से आप रेगुलर क्लास लगा के संविधान को अच्छी तरह से जो है अभी तक आपने पढ़ा है, देखते हैं कितने परसेंट आप सही जवाब दे पाते हो। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न जो है वो आ चुका है। ये सिंपल प्रश्न है, आराम से आप जो है सभी साथी इसको डील कर लोगे कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। देखो मेरे भाई, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संविधान की जननी किसे कहते हैं, संविधान की जननी, अगर ये बात आए तो आप बोलोगे गुरुजी संविधान की जननी कहते हैं ब्रिटेन को। किसे बोला जाता है भाई? ब्रिटेन। ब्रिटेन को संविधान की जननी कहते हैं, जबकि संविधान दिवस जो है, संविधान दिवस, अब वो बनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस। भारत का संविधान की अगर मैं आपको बात आऊं तो सबसे लंबा जो है वो लिखित संविधान है। इसमें कुल अगर हम बात करें अनुच्छेद की तो 395 अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे और भाग अगर मैं बात करूं तो 22 भाग देखने को मिलोगे। अगर गणना के आधार पे बात करें तो ये 25 हो जाते हैं। गुरुजी गणना के हिसाब से कैसे? जैसे देखो, आप ऐसे पढ़ते हो 4 और 4 कै। 4 में तो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक निर्देशक तत्व। ठीक है, और भाग 4 कै के अंदर क्या है? मौलिक कर्तव्य। भाग 4 कै के अंदर जो मेरे दोस्त दिए गए हैं वो है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये अगर हम बात करें ऐसे गिनेंगे तो 25 हो जाएंगे। गणना के आधार पे 25 है। गुरुजी अनुसूचियों की संख्या कितनी है? अनुसूचियों की संख्या पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो चुकी है? 12। ये बात भी आपको याद रखना है। तो सबसे जो लंबा लिखित संविधान है वो हमारे भारत देश का है। किसका है भाई? भारत का। गुरुजी अगर प्रश्न ये पूछा जाए बताइए सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा जो संविधान है वो किसका है? तो सबसे छोटा जो संविधान है वो है अमेरिका का। किसका है भाई? अमेरिका का। अमेरिका के संविधान में टोटल 7 ही अनुच्छेद हैं। अमेरिका के संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या है वो कितनी है? वो 7 है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा जो संविधान है लिखित वो भारत देश का है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न 2 क्या कह रहा है? प्रश्न 2 ये कह रहा है कि कानून का शासन, क्या बोल रहा है भाई? कानून का शासन किसी भी की नींव है जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। मतलब अपने बोलते हैं ना कानून शासन किसी का भी नींव है, लेकिन यह भी बात जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यह बात भी है। तो अपने देश के अंदर क्या है? साम्यवाद है, एकतंत्र है, अधिनायक तत्व है या लोकतंत्र है? आप सभी ये बात जानते हो भली बाती कि भारत जो है, भारत में आपको देखने को मिलता है क्या भाई? लोकतंत्र। क्या देखने को मिलता है? लोकतंत्र। ये बात जो है वो आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके आगे वाले नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने
सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपको पता है वो सभा के अध्यक्ष बने थे। देखो संविधान के अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया गया था, जो अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, ये जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे। और प्रथम जो स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे वो उनका नाम आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। आप बात ये समझो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है, तो संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले अगर हम बात करें तो अपने थे संविधान जो है भारतीय संविधान, उस पर हस्ताक्षर करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था, अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया था। तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो भारतीय संविधान अंगीकृत कब किया गया, संविधान अंगीकृत जो किया गया था, याद रखिएगा वो कब किया गया, 26 नवंबर को। इसलिए हम संविधान दिवस कब बनाते हैं, 26 नवंबर को, है ना। अंगीकृत को मतलब वो है एडॉप्ट कर लिया था कि अब भाई बन गया अपना संविधान। तो फिर आप कहोगे गुरुजी भारत देश का जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। ये क्या स्टोरी आती है, 26 जनवरी 1950। देखो हमने पहली बार जो तिरंगा फहराया था वो 26 जनवरी के दिन रावी नदी के किनारे लाहौर में फहराया था, ठीक है। हम जो है वो 26 नवंबर को संविधान लागू कर सकते थे क्योंकि हमारा संविधान जो था वो बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन जो संविधान निर्माता थे और भी जो विचार करने वाले व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि कितने दिन की बात है, 26 जनवरी आने वाली है, उसी दिन तिरंगा फहराएंगे और उसी दिन भारतीय संविधान को क्या करेंगे, लागू करेंगे। संविधान को लेकर जो अंतिम बैठक हुई थी, संविधान को लेकर जो अंतिम बैठक हुई थी, बताइए वो कब हुई थी। तो संविधान को लेकर जो अंतिम बैठक होती है वो होती है 24 जनवरी 1950। ये बात याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संविधान की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950। और इसी 24 जनवरी को हमने अपनाया राष्ट्रगान। राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत जो हमने अपनाया था वो कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान कौन सा है और राष्ट्रगीत कौन सा है, फटाफट कमेंट में बताओ। और राष्ट्रगान बोलने में कितना टाइम लगता है, 52 सेकंड का। और राष्ट्रगीत बोलने में कितना टाइम लगता है, 65 सेकंड का। ये बात भी याद रखना, एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आज, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न और इनकी मैं व्याख्या भी पूरी अच्छी तरह से कर दूंगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 को देखते ही आप खुद पढ़ो इस पे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चौथा भी कि निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। देखो ऐसे कुछ मामले हैं जो सर्वप्रथम लोकसभा में रखे जाते हैं, ऐसे कुछ मामले हैं जो सर्वप्रथम राज्यसभा में रखे जाते हैं। पहले तो बात करते हैं मामला क्या होता है। तो देखो भाई, जैसे सबसे पहले कोई भी जो है वो मसौदा तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, मसौदा। और उस मसौदे को फिर रखा जाता है कहां पर, आपको पता है, संसद में। कहां पर रखा जाता है, संसद में। और संसद के 2 सदन होते हैं मेरे दोस्त। संसद के कितने सदन होते हैं, 2। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जब ये कोई मसौदा है संसद पास कर देगी तो वो मसौदा क्या बन जाएगा, बिल। क्या बन जाएगा, बिल। जिसे आप क्या बोलते हो, विधेयक। तो वो क्या बन जाएगा, विधेयक। बात समझ में आ गई। अच्छा, जब इस बिल के ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, कौन भाई, राष्ट्रपति, तो वो अधिनियम बन जाएगा या कानून बन जाएगा। ऐसे बनते हैं एक्ट या कानून, पढ़ते हैं ना। अधिनियम जो बनते हैं
कानून जो बनते हैं, एक्ट जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जो है वो जरूरी है। बात समझ में आई? अब सुनो, अगर गुरुजी मान लो मसौदा यहां पर पेश किया, लोकसभा ने मंजूरी दे दी, राज्यसभा ने नहीं दी, तो वापिस राज्यसभा के पास जाएगा। बताओ भाई क्या कमी लगी इसमें? तो पहले तो मामला यहां का ही है सारा, यहां पास होने के बाद ही वो बिल बनेगा, वरना कोई भी जो वो विधेयक नहीं बनेगा। अब मैं आपको ऐसे बताता हूं कि लोकसभा में सर्वप्रथम कौन से मामले रखे जाते हैं। देखो, धन से संबंधित जितने भी मामले हैं वो सर्वप्रथम कहां रखे जाते हैं? लोकसभा में। और सिविल सर्विस के जितने भी मामले हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस, है ना, आईएफएस, अब इसको अगर मान लो कोई भी प्रशासनिक सेवा बनाना है, इनको मतलब किसी एक और प्रशासनिक सेवा बनाना है, तो वो मामला कहां पर लेके जाया जाएगा? सर्वप्रथम राज्यसभा में। अब धन विधेयक की प्रक्रिया की बात करें, धन विधेयक की प्रक्रिया संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 109 में है। और धन विधेयक की जो परिभाषा लिखी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, धन विधेयक की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 110 में। 10 में पीसाऊं परिभाषा याद रखनी है। तो बात समझ में आई? तो इसका उत्तर जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा कि किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो भाई जो धन विधेयक का मामला है उसमें समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, क्योंकि धन विधेयक का जो मामला है वो सर्वप्रथम कहां पर रखा जाएगा? लोकसभा में। ऐसे नहीं है कि सर्वप्रथम राज्यसभा में रख देंगे। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाने के लिए ये दोनों को ही है समान शक्ति। राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये राष्ट्रपति को जो महाभियोग चलाया जाएगा वो चलाया जाएगा अनुच्छेद 61 के तहत। ये भी कोई भी सदन में चला सकते हैं। और संवैधानिक संशोधन करना है तो भी हम अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। और ये संवैधानिक संशोधन भी दोनों में से किसी भी सदन में रख सकते हैं। लेकिन धन विधेयक के जितने भी मामले हैं वो सर्वप्रथम कहां रखे जाएंगे? लोकसभा में। अरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अगर क्लास प्यारी और अच्छी लग रही है तो बिल्कुल ये क्लास ऐसे ही डेली मिलने वाली है। जितने भी एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो और जो आ सकते हैं, हम पूरी ताकत और जी जान लगाएंगे वो प्रश्न लाने की। तो आप निरंतर बने रहिएगा हमारे साथ। बस आपका जो हौसला है वो हमारे साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जितने भी मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसके आंसर वाली जो पीडीएफ है वो अपने विजन इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन के अंदर जो है वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। विजन इंस्टीट्यूट आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ऊपर इधर मेन्यू का निशान आएगा। मेन्यू में जैसे क्लिक करोगे तो फ्री कंटेंट में जाओगे, ऊपर ऐसे लिखा होगा एसएससी जीडी जीके जीएस पीडीएफ वगैरह जो भी है ऐसा लिखा होगा। उसको खोलोगे तो आपको तारीख वाइज, जैसे आज जो तारीख की पीडीएफ है उसके हिसाब से मैं उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है आप सभी साथियों के। 5 नंबर प्रश्न भी स्क्रीन पे आ चुका है कि चुनाव आयोग राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। देखो बात क्या बोल रहा है, चुनाव आयोग करता है लेकिन राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। इनमें से कौन? डेप्यूटी स्पीकर करता है? बिल्कुल नहीं करता है। स्पीकर भी नहीं करता है, प्रधानमंत्री भी नहीं करता है। तो अब एक ही हमारे सामने जो ऑप्शन दिख रहा है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि संसद का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में। देखो बात की जाए अनुच्छेद, तो अनुच्छेद याद रखिएगा आप 79। अनुच्छेद 79 के अंदर उल्लेख किसका है? संसद। अब संसद की बात करें तो इसके सदन होते हैं 2। संसद के सदन कितने हो गए? 2। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए संसद के अंग कितने होते हैं, तो संसद के अंग हो गए 3। चलो गुरुजी बताओ ये 3 अंग कौन कौन से होते हैं? 3 अंग में नंबर 1 पे तो आ जाएगी लोकसभा, नंबर 2 पे आ जाएगा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा ये 2 सदन हो गए। नंबर तीसरा जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो इन तीनों से मिलकर ही किसका निर्माण होता है? संसद का। अब बात की जाए संसद का उल्लेख तो गुरुजी आपने बता दिया अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा का उल्लेख किसमें? 80। और लोकसभा का अनुच्छेद 81 में। राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में। गुरुजी अनुच्छेद याद करें क्या? बिल्कुल भाई, अनुच्छेद तो याद करने ही पड़ेंगे, ऐसे पार कैसे पड़ेगी। तो अनुच्छेद 81 में देखो, 81 में एक हाथ ऊपर खड़े हो तो लोकसभा का उल्लेख है।
राज्यसभा को 80 में, और राष्ट्रपति का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 में। गुरुजी राष्ट्रपति का जो पद है वो कहां से लिया गया है? राष्ट्रपति का जो पद लिया गया वो लिया गया अमेरिका से, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां दी गई हैं वो ली गई हैं ब्रिटेन से। शक्तियां जो हैं वो ब्रिटेन से, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है, और 6 नंबर जो प्रश्न है वो ये बोल रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र चाहिए। मैं आपको तीनों ही बात बता देता हूं संसद के अंदर, अगर आपको जाना है। कहां पर जाने की इच्छा है आपकी? संसद। तो संसद में 3 सदन हैं, कौन कौन से? नंबर 1 लोकसभा, सॉरी 2 सदन है, एक दूसरा राज्यसभा, है ना, और तीसरा जो इंपॉर्टेंट अंग है वो है राष्ट्रपति का। कौन है भाई? राष्ट्रपति। अब देखना ये है कि उम्र कितनी चाहिए, आयु। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो बोलो 25, 5 जोड़ते रहो 30, बोलो 35। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? सॉरी, लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो याद रखिएगा एक बात, आपकी उम्र जो है न्यूनतम वो कितनी होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 25 वर्ष। तो इसमें लोकसभा की पूछा है, और लोकसभा का जो राइट उत्तर हो जाएगा, बोलिए वो कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। बात समझ में आई ना? बिल्कुल। गुरुजी लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? देखो लोकसभा को भंग एक ही व्यक्ति कर सकता है, और उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। लोकसभा को जो भंग कर सकता है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7 नंबर जो प्रश्न है वो आपकी क्लास में आ चुका है। 7 नंबर फटाफट से जवाब दे दीजिएगा सभी साथी। 7 नंबर प्रश्न ये है कि संसद के निचले सदन, अब कई बार यहाँ आ जाए निचले सदन तो बीपीआई हो जाए, गुरुजी ओके दे दियो। 20 प्रश्न तक अंत में टिके रहना, विजय जो है वो करनी है। तो इसके अंदर ऐसे नहीं है कि बीच में छोड़कर ही भागे शहीद हो गए 20वें प्रश्न तक आते आते। मैं व्याख्या करूंगा और पूरी व्याख्या आपको सुननी है। याद रखना, प्रश्न बहुत अपने जो है एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। संसद के निचले सदन के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? देखो संसद में सदन है 2, आपको पता है ये बात क्योंकि बहुत बार बात कर ली। अब तो संसद से प्रश्न बहुत आते हैं तुम्हारे एग्जाम में। एक सदन का नाम क्या है? लोकसभा, और दूसरे सदन का जो नाम है वो है राज्यसभा, ठीक है। अब देखिएगा, बात की जाए लोकसभा और बात की जाए राज्यसभा की, तो अब देखो ये जो लोकसभा है वो प्रथम सदन है। कौन सा सदन है? प्रथम। बात की जाए राज्यसभा, राज्यसभा जो है वो द्वितीय सदन है। कैसा सदन है? द्वितीय सदन। ये प्रथम सदन है और ये द्वितीय सदन है, लेकिन याद रखना ये निम्न सदन है और ये जो दूसरा है ये उच्च सदन है। गुरुजी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोकसभा जो है वो अस्थायी है। कैसा सदन है? अस्थायी। जबकि जो राज्यसभा है वो स्थायी सदन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्थायी सदन कौन सा इनमें से? राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। यहां पर प्रत्येक 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष के अंदर 33% सदस्य जो है वो अवकाश में चले जाते हैं। कितने प्रतिशत सदस्य? 33%। इसलिए इसका जो कार्यकाल है वो स्थायित्व बना रहता है। लेकिन लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसको भंग भी कर सकते हैं। मैंने बात बताई थी ना, इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। और वो कर कौन सकता है? वो उस व्यक्ति का नाम है राष्ट्रपति। उस व्यक्ति का नाम क्या है? राष्ट्रपति। तो लोकसभा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो आती है 552। कितनी है भाई? 552। और राज्यसभा में अधिकतम जो सीटों की संख्या है वो है 250। इसमें है कितनी? 545।
और इसमें वास्तविक में है कितनी गुरुजी? 245। इतनी इतनी तो है, अधिकतम इतनी हो सकती है। तो निचले सदन यानी निम्न सदन की पूछा है, तो निम्न सदन के अंदर जो बात की जाए, निचले सदन के अंदर बात की जाए, अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। अरे बात एक एक चीज ना पॉइंट नोट करता रहियो, अपने पीछे कोने में एक एक चीज लिख लियो। मैं थारों कद ही रात ने पूछ लियो, बता भाई लोकसभा में अधिकतम संख्या की सीटा, तो थे बोल दोगा गुरुजी 552। राज्यसभा में बताओ अधिकतम सीटों की संख्या, थे बोल दोगा 250। बात समझ में आ गई? बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 ये मैंने बता दिया है। संसद जो है वो किससे मिलकर बनती है? मैंने कहा संसद का अंग राष्ट्रपति भी होगा, राज्यसभा भी होगा और लोकसभा भी। तो इसका जो उत्तर होगा वो तीनों ही होंगे। ठीक है, 1, 2 और 3, वो भी ठीक है। 1, 2 ये तो गलत हो ही गया, केवल 1 ये भी नहीं होगा। 3 डी में क्या है? 2 और 3 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो भाई और 1 करोड़ रुपया ले जाओ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को हमने लॉक कर दिया है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, नागरिकता को लेकर जो कानून बना सकती है, नागरिकता को लेकर वो भी संसद ही बना सकती है। अगर किसी राज्य की सीमा के अंदर, नाम के अंदर या गठन में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य का गठन करना हो, तो याद रखना वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 3, और अनुच्छेद 3 के तहत कौन करेगी? संसद करेगी। ठीक है गुरुजी, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है? ये भी एसएससी जीडी में ये प्रश्न पूछा गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत, इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात लिखी गई है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में ये लिखा हुआ है कि कोई अन्य राज्य जो है वो अपने यहां भारत के अंदर जो है वो जुड़ सकता है। जैसे कौन सा राज्य जुड़ा था? सिक्किम। तो भारत में कोई दूसरा जो अन्य राज्य जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना भारत से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता। अनुच्छेद 3 में मैंने आपको बता ही दिया राज्य के गठन के बारे में। ठीक है, उसका नाम चेंज करना है किसी राज्य का, ठीक है, या सीमा में परिवर्तन करना है, उसके बारे में है। और गुरुजी अनुच्छेद 4 के अंदर क्या है? अनुच्छेद 4 की अगर मैं बात करूं तो अनुसूची 1 व 4 के बारे में उपबंध है। अनुसूची 1 व अनुसूची 4 के बारे में उपबंध दिया गया है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अनुसूची 1 के अंदर क्या है? अनुसूची 1 में राज्य और यूटी का उल्लेख है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। अनुसूची 4 में क्या लिखा हुआ है गुरुजी? राज्यसभा में आवंटित सीटें, यानी राज्यसभा से कितने, कौन से राज्य से कितनी सीटें जाती है। जैसे यूपी से राज्यसभा में जो सीटों की संख्या जाती है वो 31। राजस्थान से जो राज्यसभा में सीटों की संख्या जाती है वो कितनी जाती है? 10। सर्वाधिक जो सीटों की संख्या रहती है राज्यसभा में वो कहां से रहती है? यूपी से। कितनी? 31। बात समझ में आई ना? ऐसे तो इसके बारे में जो बात की गई है वो अनुच्छेद 4 में। ये चारों जो अनुच्छेद है इनका उल्लेख मिलता है भाग 1 के अंदर, भाग 1 में। तो गुरुजी भाग 2 में किसका उल्लेख है? भाग 2 में किसका उल्लेख है और भाग 3 में किसका उल्लेख है? 4 और 4 क्या में तो आपने बता दिया, तो लिखो भाई, लिख लो ये भी। भाग 2 में उल्लेख है नागरिकता टॉपिक को लेकर, नागरिकता। ठीक है, और नागरिकता का अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद याद रखना, नागरिकता का 5 से 11। ठीक है, और भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य, भाग 3 में है मौलिक कर्तव्य। अगर आप मेरे दोस्त ढंग से, इज्जत से और ईमानदारी से बिल्कुल पढ़ोगे तो मैं आपको वादा और विश्वास दिलाता हूं इतना कंटेंट आपकी खोपड़ी में बिठा दूंगा, तुम खुद हैरान हो जाओगे गुरुजी, हमने कभी सोचा नहीं था कि 15 दिन की क्लास में हम इतना कंटेंट जो अपने पास वो कर लेंगे। क्या ये क्लास जो है ईमानदारी के साथ देखनी है आपको, बिल्कुल ईमानदारी के साथ। ठीक है, अब बात करें मौलिक अधिकार, कर्तव्य नहीं सॉरी अधिकार, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर और मौलिक कर्तव्य भाग 4 कै में है। मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 11 में यहां खत्म हुआ, तो ये 12 से शुरू हो जाएगा। 12 से 35 तक जो उल्लेख मिलता है वो मौलिक अधिकारों के बारे में मिलता है। ये बात समझ में आई क्या गुरुजी? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए ये आप कमेंट में बताओ। फिर मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो किस देश से जो है वो लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 स्क्रीन पे आ गया भाई।
9 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के सांसद के संयुक्त जो सत्र के बारे में है वो सही नहीं है। नहीं है बताना है, मतलब ये बात जो इसके अंदर बतानी है वो इनमें से गलत बतानी है। कौन सी बात गलत है? अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौका पर हो चुकी है। बिल्कुल, अब तक जो 3 बार जो है वो बैठक हो चुकी है। और संयुक्त बैठक का जो उल्लेख मिलता है, संयुक्त बैठक का जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 108 में। 108 पर घंटी कद मारनी है जब इकट्ठो बैठनो है, संयुक्त बैठनो है। ठीक है, एक बात याद रखियो। संयुक्त बैठक का जो आयोजन करता है, आयोजन वो बुलाएगा कौन? संयुक्त बैठक वो बुलाएगा राष्ट्रपति। आयोजन कौन करेगा? राष्ट्रपति। जबकि संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो इसकी क्या कर देता है? अध्यक्षता। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ। पहली बात तो बिल्कुल सही है, तो इसमें तो गलत छाटनी है लिखा हुआ ना? नहीं, राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। यह बात बिल्कुल सरासर गलत है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात जो है वो जहन में बिठा लो भाई। ठीक है, क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिरला जी। लोकसभा के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला जी। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के लिए दोनों सदनों की बैठक बुला सकता है, बिल्कुल बुला सकता है, इसीलिए तो ये बुलाता है। और तीसरी बात, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। बिल्कुल बात सही है कि इन दोनों के बीच में गति का अवरोध ना हो जाए, इसलिए यानी काम बिल्कुल ताकत से और मजबूती से ये करते रहे, इसलिए इनकी शक्ल दिखाई जाती है। सारा बेड जो थे आगे और एक दूसरा देख लियो। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति, जो इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के मूल लेख में अनुच्छेद थे, यानी मूल जब संविधान बना था तो उसमें अनुच्छेद की संख्या बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। मूल संविधान में भी कितने थे? 395। ठीक है, कितने अनुच्छेद थे? 395। और लेकिन बात करें मूल संविधान के अंदर अगर अनुसूचियों की संख्या पूछेंगे तो कम हो जाएंगी। अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन भाग पूछे तो मूल संविधान में भाग भी कितने थे? 22। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उत्तर लगा दिया ना? बिल्कुल गुरुजी। 11 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे आ गया भाई। 11 नंबर प्रश्न ये बोल रहा है कि भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो संविधान को आहिर एक विशेषता है। तो इसमें से संसद की बात बतानी है कि हमने कहां से ली है संसदीय शासन प्रणाली। बताओ। ऑस्ट्रेलिया से? ना गुरुजी, ऑस्ट्रेलिया से तो हमने प्रस्तावना की भाषा ली है। प्रस्तावना की भाषा। भारत देश की जो प्रस्तावना बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, वो हमने भाषा कहां से ली है उसकी? ऑस्ट्रेलिया से। पंचवर्षीय योजना का ढांचा। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए। एक तो ये लिख लो प्रस्तावना की भाषा, और 2 नंबर पे लिख लो आप समवर्ती सूची के विषय। ठीक है, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो इसकी एक प्यारी सी ट्रिक याद रखना। ई विकास रो मंत्र ले सांसद व कलेक्टर। ई विकास रो मंत्र ले सांसद व कलेक्टर, सांसद व कलेक्टर। अब आपको ये पता लग गया होगा कलेक्टर का पद भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। ये 2 बात तो याद होगी गुरुजी। ई से याद रखना एकल नागरिकता। भारत के अंदर जो नागरिकता है वो कैसी है? एकल है नागरिकता। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दोहरी नागरिकता कहां पर है? दोहरी नागरिकता अमेरिका के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको कैसी नागरिकता देखने को मिलेगी? अमेरिका में जो नागरिकता देखने को मिलेगी वो मिलेगी दोहरी। ठीक है, अच्छा। वी से याद रखना विधि के समक्ष समानता।
विधि के समक्ष समानता, ठीक है, याद रखना। मंत्र से याद रखना, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद का जो हमने उल्लेख लिया है वो कहां से लिया है? ब्रिटेन से। ठीक है, ये बात जो है वो आप अच्छी तरह से याद रख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। और आपातकाल उपबंध कहां से लिए, ये प्रश्न बताओ। आपातकालीन उपबंध, आपात के जो उपबंध लिए गए हैं वो कहां से लिए? तो ऐसे याद रखना, जर्मनी से। कहां से लिए गए हैं? जर्मनी। जर्मनी से हमने आपातकालीन उपबंध जो है वो लिए गए हैं। ठीक है, ठीक है। राज्यों की परिषद को, राज्यों की परिषद को किसके रूप में भी जाना जाता है? राज्यों की परिषद को राज्यसभा के रूप में। ले हो गई को तो उत्तर सोचने की जरूरत ही नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, बात समझ में आ गई। उच्चतम न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के अंदर है भाई, याद रखिएगा ये बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 फटाफट पढ़ो और जवाब दो। जवाब दोगे तो ही आगे बढ़ोगे मेरे भाई। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसको पहली बैठक की नियमित तारीख से कब तक रखा जाएगा? तो मैंने आपको बताया था लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। लेकिन इसको समय से पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन वैसे कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर फटाफट से जो है वो साथीगण जवाब दीजिएगा इस प्रश्न 14 नंबर का। 14 नंबर प्रश्न जो है वो ध्यान से पढ़े और इसका जवाब दो सभी साथी, कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? जैसे तुम्हें गिरफ्तार कर लिया तो उसके संबंध के अंदर तुम जो अपना वकील कर सकते हो, वैसे वो बात पूछ रही है। तो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो देखो मेरे भाई, इसमें हम पढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 22। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद 22 में बात लिखी गई है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की जो बात लिखी गई है, गिरफ्तारी और निरोध, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 22 में। लेकिन अगर पूछे दोष सिद्ध के संबंध में कानून, ये कहां लिखा गया है? दोष सिद्ध के संबंध में कानून का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 20 के अंदर। ठीक है, एक अपराध एक सजा, है ना, याद रखना। दोष सिद्ध के संबंध में कानून, दोष सिद्ध के संबंध में कानून का उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 20 में। और 21 के अंदर प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। चलिए आइए 15 नंबर क्वेश्चन पे, बहुत प्यारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? बताओ फटाफट। शोषण का विरुद्ध जो दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंदर जो है वो बात की गई है? कि शोषण का मतलब है कि किसी का अपने शोषण नहीं कर सकते। बहुत बार ये सब सुनने को मिलता है ना। बिल्कुल, तो ये जो बातें कही गई है वो कौन से अनुच्छेद के अंदर है? कि बच्चे को कारखाने पर भी काम नहीं करवा सकते, है ना, छोटे 14 वर्ष से कम बच्चे को, कम आयु के बच्चे को। बिल्कुल गुरुजी, ये सुना तो बहुत हुआ है। तो इसका जो उल्लेख मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकारों का जो उल्लेख मिलता है वो किस में मिलता है? अनुच्छेद 23 और 24 में। और अगर पूछे कौन से भाग में उल्लेख मिलता है, तो मैंने बात बताई थी, ये टॉपिक का मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार का जो उल्लेख मिलेगा वो भाग 3 के अंदर। चलो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, 25 से 28 से संबंधित है। 25 से 28 जो है वो कौन सा जो है वो अनुच्छेद जो है इनमें जो संबंधित है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 के अंदर। और इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? अनुच्छेद 32 को। किसने बोला था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। और इसी को देखकर एक बात याद आती है, वही जो शुरू शुरू में मैंने बोली थी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है
तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ठीक है, तो 25 से जो 28 के बीच में बात की गई है वो धर्म की स्वतंत्रता को लेकर बात बोली जाती है। धर्म की स्वतंत्रता को लेकर जो बात बोली गई है वो अनुच्छेद 25 से 28 के अंदर। ठीक है, बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। 17 नंबर प्रश्न आ चुका है। और ये जो अगर हम बात करें इसकी जो क्लास का आपको लिंक प्रतिदिन चाहिए है ना, तो इसके लिए अपना ये टेलीग्राम चैनल है जीके बाय अजय सर के नाम से, ये जरूर जिस साथी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यहाँ पर जो क्यूज वगैरह भी होते रहते हैं, क्वेश्चन वगैरह भी जो है वो दे दिए जाते हैं, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों को संरक्षण से संबंधित है? ठीक है, ये फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही साथी जिन्होंने जवाब दिया वो दिया कि गुरुजी अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के बारे में जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, इसका मैंने आपसे जवाब पूछा था। बिल्कुल, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टकले बाबा की कसम, इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न जो है वो ये आ गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? मैंने एक बात बोली थी, मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे संविधान में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। ये बात मैंने आपको जो है वो बता दी थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक जो है कर्तव्य जोड़े गए। इन बातों का जो उल्लेख दिया गया है वो संविधान के अनुच्छेद 51 क के अंदर। अनुच्छेद 51 क में 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। गुरुजी मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? देखो, सरकार ने हमें कुछ राइट्स दिए, कुछ अधिकार दिए कि तुम्हारे ये अधिकार होते हैं, लेकिन हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। जैसे राष्ट्रगान चल रहा है और हम बैठे आराम से, नहीं, राष्ट्रगान चले तो एकदम सावधान की स्थिति में बिल्कुल आपको खड़ा होना है, और तिरंगा झंडा जो है उसका भी हमें सम्मान करना है। ठीक है, ये बातें जो है वो उल्लेख करता है हमारा मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A बिल्कुल सही है, अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। भाग 4A, अच्छा कितने मौलिक कर्तव्य मैंने बताया था? तो आपने पढ़ा होगा 11, और वो किस अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 51 के। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, मूल कर्तव्य कितने हैं? 11, और अनुच्छेद 51 के। तो ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट उत्तर जो है वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट और अंतिम प्रश्न की तरफ। 20 नंबर प्रश्न, धै धनीसी उड़ा दो, धै धनीसी उड़ा दो कि अनुच्छेद से अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, यानी राष्ट्रपति का उल्लेख किस में मिलता है ये तो बताना ही बताना है। इसके साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्यों और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पूर्ण निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद के अंदर जो है वो करते हैं? वर्णन की बात कर रहा है ये, तो वो है अनुच्छेद 62। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 62 में ये बातें कही गई है। 1 मिनट में मैं सारी बातें बोल रहा हूं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है, अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की पुनर्निर्वाचन की बातें कही गई हैं, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है, अनुच्छेद 59 के अंदर सेवा और शर्तें हैं,
अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को लेकर शपथ है, शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 61 के अंदर महाभियोग प्रक्रिया है जो संसद के किसी भी सदन के अंदर जो है वो लाई जा सकती है। मैंने राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो है वो बोल दिए हैं। एक बात और बताता हूं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव का विवाद हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? तो उसका जो निपटारा करता है वो करता है अंतिम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 71 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत जो है वो निपटारा करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो है 52 और 62। बात करें अनुच्छेद 63 में क्या है फिर गुरुजी? 62 तक तो बता दिया, 63 में और बता दो। 63 में जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है उपराष्ट्रपति का। किसका उल्लेख मिलता है? उपराष्ट्रपति का। ये बात जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है भाई, चलिए आज की क्लास अपने यही समाप्त करते हैं। और मैं आपको बता दूं, आरपीएफ का विजन इंस्टीट्यूट के अंदर ऑफलाइन बैच 15 जनवरी से जो है वो शुरू हो चुका है। बैच का जो समय है वो सुबह 10:30 बजे है। जो साथी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ के अंदर, वो मोस्ट वेलकम है। विजन इंस्टीट्यूट जो है महाराजा सिनेमा यूको बैंक के बेसमेंट सूरतगढ़ में पधारें आप। और ये दिए गए जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन टीम मिलेगी आपको यहाँ पढ़ाने वाली। ठीक है, और कोई भी जानकारी चाहिए आपको वो आप इन टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। और ऐप जो है ये पीडीएफ जो है वो विजन इंस्टीट्यूट आपको ऐप पर एप्लीकेशन में मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर फ्री मटेरियल के अंदर आप जाओगे तो वहां पर जीके जीएस के नाम से कोई फोल्डर बना देंगे अपने एसएससी जीडी वालों के लिए। वहां आप क्लिक करोगे तो वहां पर ये सारी कंटिन्यू तारीख वाइज जो है वो पीडीएफ मिल जाएंगी। आज जो है 18 जनवरी, आज पहली क्लास हो रही है इसकी। तो कंटिन्यू आज सभी साथियों को अंत तक जुड़े रहना है। आप 20 या 25 दिन में खुद महसूस करोगे गुरुजी जीके में जो हमें कुछ नहीं आ रहा था और आज इतना भरपूर मात्रा में लेकर बैठे हैं ज्ञान, बिल्कुल वो बात अपने सिद्ध कर देंगे। फिर एक बार और याद रखना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग।